जय हिंद प्यारे दोस्तों। एनसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट में। इसका पार्ट फर्स्ट जो आया वहां तक देखा था हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया तक, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया देखा था। फिर उसके बाद द्रवों के अविनाशिता के नियम का सूत्र देखा था। अब उसके बाद आती है हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सीधे सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये कितने प्रकार की होती है बच्चों? निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? निम्न प्रकार की होती है। कई टाइप की होती है। देखिए, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब एक तत्व विस्थापित करेगा तो वो एकल होगी, और जब दो तत्व विस्थापित होंगे तो वो क्या होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। चौथा वाला क्या आता है आपका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पांचवा आता है आपका अपचयन अभिक्रिया। छठवां आपका कौन सा आता है बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। सातवां आता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। आठवां आता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब पूरे पहले हेडिंग डाल करके ये आठों लिख लीजिए, फिर बारी बारी से सभी की मैं परिभाषा लिखवाता चल रहा हूँ। हेडिंग डाल लीजिए, ये पहले आठों लिख लीजिए। उसके बाद पहली हेडिंग पड़ेगी संयोजन। देखो, मैं पहले बता देता हूँ आपको, मैं पहले समझा ही देता हूँ कि होता क्या है। बहुत इजी है, इससे सरल होता ही नहीं है कुछ। इसको समझने की कोशिश करें। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब जोड़ देना। अंग्रेजी नाम से भी पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मिला देना। तो जब दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाएंगे, जब दो अभिकारक लोगे, अभिकारक इधर वाले को अभिकारक कहते हैं और तीर के उस पार वाला जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो जब दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएगी? संयोजन। और जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे उसे वियोजन कहेंगे। अब विस्थापन में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन। एकल विस्थापन वही हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब तत्वों की अदला बदली हो जाती है तो द्विविस्थापन। ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीकरण। अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। रेडॉक्स सुन लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ अभिक्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आता है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। देखिए, शोषी का मतलब होता है सोखना, सोखना का मतलब लेना। शोषी का मतलब सोखना, अशोखना का मतलब लेना। इसको लेने का मतलब कि इसको अलग से हमें उष्मा देनी पड़ेगी। तो परिभाषा क्या बनेगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर उष्मा बाहर की ओर निकलती है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये नोट कर लीजिए बारी बारी से, पूरी रिएक्शन सहित एकदम उदाहरण सहित मैं करवा देता हूं। इसको नोट करिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए, फिर दिखाते हैं आपको। आइए बच्चों, अगली हेडिंग आ गई। अब आपकी देखिए, पहली हेडिंग पड़ गई संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका दो नाम होता है, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। पहला देखिए, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब मिला देना, संयोजित कर देना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितने अभिकारक होने चाहिए बच्चों? देखिए, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ, कितने अभिकारक होने चाहिए? दो या दो से अधिक अभिकारक। और उत्पाद कितना बनाएगा? एक। अभिकारक कितने होने चाहिए? दो या दो से अधिक। और उत्पाद कितने बनाएंगे? एक। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल Na+Cl मिला के क्या बना देगा? NaCl। इधर अभिकारक की संख्या कितनी है? एक, दो। अभिकारकों की संख्या देखिए यहाँ पे कितनी है? एक, दो। अब सोडियम की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, इसका नाम सोडियम। इसका नाम क्लोरीन, ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, ये हो गई रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखिएगा, सोडियम की क्रिया क्लोरीन के साथ हो गई। एक और रिएक्शन देखिए, जैसे कि एल्युमिनियम की क्रिया करा दीजिए सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम की क्रिया सल्फेट के साथ कराइए, यहाँ 13 गुणा करा के देख लीजिए। एल्युमिनियम की सजगता 3, SO4 की 2 होती है, 13 गुणा कराएंगे Al2 SO4 का थ्राइस, क्या बनेगा बच्चों, Al2 SO4 का थ्राइस। नाम इसका समझ लीजिए क्या क्या है, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम, इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसका नाम होगा सल्फेट, इसका नाम होगा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए रिएक्शन देखिए, अब संतुलित कराने की बारी आती है। यहाँ एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 2, यहाँ एल्युमिनियम की संख्या 1 है, तो 2 से गुणा करा दीजिए। जब 2 से गुणा कराएंगे तो एल्युमिनियम बराबर हो गया, सल्फेट की संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए, संतुलित हो गया। इसी को तो संतुलित करते हैं। तो जरा आप परिभाषा सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखा आपने, सोडियम की क्रिया क्लोरीन के साथ NaCl, एल्युमिनियम की क्रिया सल्फेट के साथ करा दिया तो एल्युमिनियम सल्फेट बना लिया। एक और रिएक्शन देखिएगा, एक और रिएक्शन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए इनको। अब जैसे मैं कहूं मैग्नीशियम की क्रिया क्लोरीन के साथ करानी है, किसके साथ, मैग्नीशियम की क्रिया क्लोरीन के साथ, तो मैग्नीशियम की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो बनेगा MgCl2, क्या बनेगा, MgCl2। यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ भी कर देंगे 2 से गुणा। देखिए आया कैसे, मैग्नीशियम है और क्लोरीन ले लीजिए, इसकी सजगता 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, 13 गुणा कराएंगे Mg का 1 में Mg और Cl का 2 में करा देंगे MgCl2, तो वही तो लिख दिया। इसका नाम इसके नीचे लिख लीजिएगा मैग्नीशियम, इधर क्लोरीन, इधर इसके नीचे लिखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये उदाहरण के तौर पे लिख रहे हैं हम, एग्जाम्पल दे दिया आपको, नोट कर लीजिएगा इनको, फटाफट नोट करिए। संयोजन खत्म हो गया, संयोजन अभिक्रिया आपकी क्लियर हो गई। संयोजन का उदाहरण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 उदाहरण। 2 अभिकारक रहेंगे, एक उत्पाद का निर्माण होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे वियोजन। आइए बच्चों, अब दूसरी हेडिंग आपकी आ गई, कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। वियोजन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, वियोजित हो जाना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, सुन लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये 3 प्रकार से संपन्न होती है। ये क्रियाएं कितने प्रकार से कंप्लीट होती हैं, पहला उष्मीय अपघटन, उष्मा के द्वारा, दूसरा प्रकाश के द्वारा और तीसरा विद्युत के द्वारा। पहला किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा, दूसरा प्रकाश के द्वारा, तीसरा विद्युत के द्वारा। तो उष्मीय, उष्मा के द्वारा, इसकी परिभाषा क्या होगी, तब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे उष्मी कहेंगे। किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा। प्रकाश में क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग पड़ेगी उष्मा, फिर प्रकाश, फिर विद्युत। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, वियोजन, वियोजित कर देना, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करना उसे क्या कहेंगे, वियोजन। नोट करिए, आगे हेडिंग पड़ेगी उष्मीय अपघटन। आइए बच्चों, पहली हेडिंग पड़ गई उष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। उष्मीय अपघटन, ध्यान दीजिए, उष्मा के द्वारा अपघटन, नाम से ही पता चल रहा है, परिभाषा इसमें इसके हेडिंग में ही छिपे रहती है बच्चों। परिभाषाएं जितनी भी होती हैं सब उसके हेडिंग में ही छिपे रहती हैं, समझिए। उष्मीय अपघटन,
उष्मा के द्वारा अपघटन, परिभाषा सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। उष्मा के द्वारा एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। इसकी रिएक्शन एकाक देखिए, मैं लिखता हूं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिख दिया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब उष्मा के द्वारा गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे मतलब उष्मा, चाहे गर्म करो चाहे उष्मा दे दो, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बनेगा क्या? CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये दूसरा वाला कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिना बूझा चूना भी कहते हैं, इसका एक और नाम है बिना बूझा चूना। और ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा, जब उसे हम गर्म करेंगे, जब उसे उष्मा देंगे तो वह टूट जाएगा दो या दो से अधिक उत्पाद। अभिकारक की संख्या कितनी है? एक है। एक अभिकारक टूटकर देखो, एक कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, खड़िया कहते हैं, सब कहते हैं। अब समझ लीजिएगा, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट, दुधिया, चाक, इतने नाम है इसके। तो जब इसे गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बूझा चूना। क्या नाम है? बिना बूझा चूना। और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब उष्मा के द्वारा एक अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन। दूसरी हेडिंग क्या है बच्चों? प्रकाश अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के, उसमें किसके द्वारा हो रहा था? उष्मा के द्वारा। तो प्रकाश अपघटन में किसके द्वारा होगा? प्रकाश के द्वारा। सीधी सी बात है, उष्मा के द्वारा अपघटन तो उष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन तो प्रकाश अपघटन, अब विद्युत के द्वारा अपघटन तो विद्युत अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। इसकी रिएक्शन देखिएगा, इसकी रिएक्शन देखिएगा क्या होगी? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या? सिल्वर क्लोराइड। AgCl की क्रिया कराएंगे तो बनेगा Ag अलग हो जाएगा। जब इसको प्रकाश में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में, किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag बनेगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? क्लोरीन गैस। यहाँ पे Cl की संख्या बच्चों कितनी है? 2 है। यहाँ पे Cl 1 है तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। इसका नाम लिखिएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम लिखना है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर, क्या नाम हो जाएगा? सिल्वर। इसका क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। तो ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो और एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन कहते हैं। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। ऐसे ही आयरन ऑक्साइड को जब Fe2O3 को जब गर्म करेंगे तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर फेरस सल्फेट को Fe2SO4 को जब गर्म करेंगे तो Fe2 बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? बन जाएगा आपका Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, और उसके बाद सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगी। 2 चीजें बनती हैं, देख लीजिएगा। पहला उष्मा के द्वारा हो गया, दूसरा प्रकाश के द्वारा हो गया। अब तीसरी हेडिंग पड़ेगी। तीसरी हेडिंग किसके द्वारा बच्चों? विद्युत के द्वारा अपघटन। इतना नोट कर लीजिए, फिर विद्युत के द्वारा लिखवा रहे हैं। आइए बच्चों, अगली हेडिंग पड़ गई विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। पहले में प्रकाश के द्वारा, दूसरे उष्मा के द्वारा, फिर तीसरा आ गया विद्युत के द्वारा। अब देखिए विद्युत अपघटन में जैसे जल ले लिया, जल, ये कौन है? जल।
अब जल को जब विद्युत के साथ अपघटन कराएंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन। और इधर जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड को जब विद्युत के साथ अपघटन करवाएंगे तो पोटेशियम और क्लोरीन बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम और क्लोरीन। क्या बनेगा, पोटेशियम और क्लोरीन। नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। यहाँ पे Cl की संख्या 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए तो Cl बराबर हो जाएगा। अब लेकिन जब Cl बराबर, देखिए ध्यान से, फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे 1, तो 2 से गुणा करें। कभी भी साइड गुणा नहीं कराते हैं, कभी भी साइड गुणा नहीं करवाते हैं। यहाँ 2 से गुणा करा देंगे। यहाँ पे नीचे, कभी भी नीचे नहीं गुणा कराते हैं, साइड में गुणा करवाएंगे। यहाँ पे 2 से गुणा करा दिए। अब 2 से गुणा कराए तो Cl तो 2 हो गया, लेकिन पोटेशियम भी कितना हो गया, 2, तो यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पे हमें करना होगा 2 से गुणा, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी के 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुणा करा देंगे, हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएगा। तो जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। विद्युत के द्वारा जब अपघटन हो तो विद्युत अपघटन कहलाएगा। एक अभिकारक टूटेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, किसके द्वारा, विद्युत के अपघटन के द्वारा, विद्युत के अपघटन के द्वारा। इतना नोट कर लीजिएगा। अब अगली हेडिंग आएगी तीसरी, विस्थापन अपक्रिया। आइए बच्चों, दूसरी हेडिंग आ गई आप लोगों की, कौन सी, विस्थापन अपक्रिया। तीसरी है, तीसरी हेडिंग आ गई, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन, नाम से समझिएगा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन कौन सी, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन, स्थापित कर देना, विस्थापित, डिस्प्लेसमेंट, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात समझिएगा आप लोग, अधिक क्रियाशील का मतलब होता है कि जो ज्यादा मजबूत होगा वो कम वाले को हटा करके उसका स्थान ले लेगा, ज्यादा वाला जो होगा वो कम वाले को हटा करके उसका स्थान क्या करेगा, वो ले लेगा। वो अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन या फिर पहली एकल विस्थापन, दूसरी क्या होती है, द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में एक तत्व का विस्थापन होगा, कितने तत्व का विस्थापन होगा, एक तत्व का विस्थापन होगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापित होता है। कितने तत्व विस्थापित होंगे, एक तत्व। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दे। तो इसमें कितने तत्व का विस्थापन होगा, एक का। तो अगर एक तत्व का विस्थापन हो उसे एकल विस्थापन, अगर 2 तत्वों का विस्थापन हो, अदला बदली हो जाए, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा कि एक तत्व का विस्थापन, एक तत्व का विस्थापन होगा उसे एकल विस्थापन कहते हैं। कितने तत्व का विस्थापन होगा, एक तत्व का विस्थापन। जैसे उदाहरण में देखिए, आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई गई। किसकी क्रिया किसके साथ, आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई गई, तो बना क्या, आयरन सल्फेट। क्या बना, आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गई। सीधी सीधी बात है, आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया। ऐसे ही दूसरे रिएक्शन में देखिएगा, जिंक, जिंक की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ। जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर बाहर निकल जाएगी। अब बात ये हमारी समझिएगा कि इसमें कौन अधिक क्रियाशील हुआ, कौन कम क्रियाशील हुआ। तो कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा, आयरन। तो आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में कि आयरन जो है अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, आयरन अधिक क्रियाशील है, और कॉपर, कॉपर कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। ऐसे इसमें कौन अधिक क्रियाशील है, इसमें जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे जिंक अधिक है, जिंक अधिक क्रियाशील है, और कॉपर, कॉपर कम लिखा ही है। सीधी सीधी बात है। तो अधिक वाला जो होगा कम को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा, उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन
अभिक्रिया कहते हैं। एक तत्व का विस्थापन हो गया, देखो आयरन कापर को हटा रहा है, यहाँ से कापर को हटाकर उसके पास चला गया, आयरन सल्फेट बना लिया, कापर विस्थापित हो गया, निकाल दिया कापर को। तो ये मजबूत है, कापर कमजोर है, ये अधिक क्रियाशील है। ये आपको मैं तीसरे लेसन में पढ़ाऊंगा सक्रियता श्रेणी में। तत्वों धातु और धातु जब पढ़ाएंगे तो उसी समय बताएंगे आपको। एक हेडिंग आती है सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी तब आपको पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील होता है, कौन कम क्रियाशील होता है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे जिंक और कापर में कौन अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, कापर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, उसको लिख लीजिए। आइए बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी आपने एकल विस्थापन देखा कि एक तत्व विस्थापित हो रहा था। अब कौन से विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो तत्वों का विस्थापन होगा। द्वि माने दो, विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट। जब तत्वों की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर तत्वों की अदला बदली हो जाती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसका उसके स्थान पर और उसका इसके स्थान पर, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा, मैंने लिखा है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या लिखा, सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड। जब क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट देखिएगा, सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ करा रहे थे तो NaCl बन रहा था और बेरियम सल्फेट बन रहा था। बेरियम की संयोजकता 2 होती है, मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। बेरियम की संयोजकता 2 होती है, इसकी भी 2, तिर्यक गुणा कराओगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा। तो वही वहां लिखा है बेरियम सल्फेट, उसको नोट कर लीजिएगा बेरियम सल्फेट को। अब बताइए हमें ये संतुलित है। यहाँ Na की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ Na की संख्या 1 है। तो इसको संतुलित कराने के लिए यहाँ 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। Na की संख्या 2, यहाँ भी 2, Na की संख्या 2, Cl की संख्या 2, तो 2 से गुणा करा दिया तो 2 Na, 2 से गुणा करा दिया Cl में, तो देख रहे हो 2 Na भी है और 2 Cl भी है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। अदला बदली देखो, सोडियम बेरियम के स्थान पे जा रहा है और बेरियम किसके स्थान पर आ रहा है, सोडियम के स्थान पे। देख रहे हो Na पहले Cl की जगह पे कौन है, Ba है, अब Cl की जगह पे कौन आ गया, Na। और SO4 की जगह पे पहले कौन है, Na, अब SO4 की जगह पे कौन आ गया, Ba। तो इसका वाला इसके स्थान पर, इसका वाला इसके स्थान पे, हुआ कि नहीं द्विविस्थापन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर तत्वों की अदला बदली हो जाती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे दूसरी रिएक्शन दिखाइए, देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, उसको देखिएगा। दूसरी रिएक्शन क्या है, AgNO3। क्या, AgNO3। AgNO3 की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। देखो Ag यहाँ से चला गया Cl के पास और पोटेशियम किसके पास आ गया, नाइट्रेट के पास। तो अदला बदली हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एकल विस्थापन क्या था, अधिक क्रियाशील वाला तत्व तो कम को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ भी सोडियम बेरियम, तो सोडियम विस्थापित कर रहा है बेरियम को, अब बेरियम सोडियम को विस्थापित कर रहा है, तो उसके स्थान पे आ रहा है, उसके स्थान पे आ रहा है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हेडिंग पड़ेगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिए, फिर दिखाते हैं। आइए बच्चों, अगली हेडिंग पड़ गई क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए अभी आपको बताया था जब मैं उसमें लिखवा रहा था कि ऊष्माक्षेपी और शोषी में क्या अंतर है। शोषी का मतलब सोखना और क्षेपी का मतलब बाहर निकालना। शोषी का मतलब सोखना, सोखने का मतलब लेना, लेने का मतलब जब हम उसमें ऊष्मा देंगे तभी रिएक्शन होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्षेपी में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा जब बाहर की ओर निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दे देते हैं, बहुत अच्छा सा उदाहरण। बिना बूझा चूना को, जब बिना बूझे हुए चूने को पानी में डालेंगे तो चूना क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ऊष्मा बाहर की ओर निकल जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्तों कि कच्ची दीवारें पहले हुआ करती थी। जब वो जमाना चलता था तो पहले लोगों के पास कच्ची दीवारें होती थी, तो जब दीवारों पे पेंट वेंट करना या चूना छिड़कना होता था तो बिना बूझे चूने को ला के पानी में डालते थे, तो उसमें से बुलबुला निकलता था। वो अभी भी है। कहने का मतलब हमारा पेशेंस यही है, हम समझाने का तरीका यही है कि ऊष्मा बाहर निकलेगी। बिना बूझे चूने को जब पानी में डालोगे तो चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा
और उष्मा बाहर की ओर निकलेगी। देखिए बिना बूझा चूना का फार्मूला आज से याद कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बूझ जाएगा चूना और उष्मा बाहर क्यों निकलेगी। एक आंख और रिएक्शन देख लीजिएगा, कार्बन, कार्बन की क्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी उष्मा बाहर क्यों निकलेगी। सीधी सीधी बात है, कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 94 किलो कैलोरी उष्मा बाहर की ओर निकल जाएगी। ये उष्मा क्षेपी हो गया। अगली हेडिंग पड़ेगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। पहले उष्मा क्षेपी के दोनों उदाहरण लिख लीजिएगा, संतुलन देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। CA1 हाइड्रोजन 2 ट्वाइस लगा हुआ है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और 1 है तो ऑक्सीजन मिला के 2 है संतुलित। यहाँ भी ट्वाइस लगा हुआ है मेरे बच्चों, 2 का गुणा हो जाएगा हाइड्रोजन में तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा ऑक्सीजन में तो 2। ऐसे कार्बन 1 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। नाम लिखना है तो लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं भाई, लिख देते हैं। कार्बन, क्यों परेशान हो रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और इसका लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नोट कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 94 किलो कैलोरी उष्मा बाहर निकल जाएगी। ये उष्मा क्षेपी का होगा। आगे हेडिंग डाल लीजिए उष्मा शोषी अभिक्रिया, उसको लिखते हैं फिर लिखवाते हैं। आइए बच्चों अगली हेडिंग पड़ गई उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब होता है सोखना। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ सोखना, सोखना का मतलब लेना, और लेने का मतलब जब तक हम उसे उष्मा देंगे नहीं तब तक रिएक्शन होगी नहीं। देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को 120 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं या उससे अधिक पर, कैल्शियम कार्बोनेट को 120 या 120 अंश सेल्सियस से अधिक पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब इसे गर्म करेंगे तभी ये बनेगा। तो ये जो अंश सेल्सियस दिया जा रहा है इसको उष्मा, ये उसको दी जा रही है तभी तो टूट रहा है। ऐसे देखिएगा जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे कितनी उष्मा देनी पड़ेगी उसे, 45 किलो कैलोरी। कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, 45 किलो कैलोरी उष्मा देनी पड़ेगी, तब बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को 100 या 120 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड CaO को क्या कहते हैं, CaO को क्या कहते हैं, बिना बूझा हुआ चूना। इसका नाम है चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, चाक, दुधिया, जो भी नाम आप लिख लीजिएगा, कई नाम होते हैं इसका। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गई उष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए। फिर अगली हेडिंग आएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इतना नोट कर लीजिए फिर लिखवाते हैं। चलिए बच्चों अगली हेडिंग आ गई आपकी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसके दो नाम हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। उपचयन चाहे ऑक्सीडेशन कहो चाहे उपचयन कहो, दोनों बात एक ही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। चाहे तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन की कमी होगी। यहाँ और से अच्छा रहेगा या लिख लीजिएगा, या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। सीधी सीधी सी बात है कि ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे Zn के पास कोई ऑक्सीजन है, ये तो अकेला Zn है ना, Zn के पास अकेला Sn कुछ भी नहीं है, Zn है खाली। अब देख रहे हो यहाँ पे SO4, यहाँ पे O की संख्या 4 आ गई कि नहीं, इसके साथ 4 ठो ऑक्सीजन जुड़ जा रहे हैं, तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई। यहाँ से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। क्या ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चों, वृद्धि। और जब वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। एक और रिएक्शन दिखाता है आपको, जैसे लिखिएगा सोडियम को जब गर्म करते हैं
तो ये टूट जाता है सोडियम Na+ में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा भी होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो त्याग करेगा तो प्लस बनाएगा Na+, और जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं। जब एक त्याग देगा तो इसके पास कितने बचेंगे, 2 8। अब 8 2 10 थे उसके पास 11, जब एक त्याग देगा तो बचेंगे 10। तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। समझिए फिर से, सोडियम 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, और जब एक त्याग देगा तो उसके पास कितने बचेंगे, 2 और 8। तो 8 2 10, तो जब एक त्याग दिया तो पहले थे 11, अब बचे 10, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम लिख लीजिएगा जिंक, इसका नाम है जिंक, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, जिंक सल्फेट, इसका नाम है कॉपर। ये कौन है, सोडियम है, और ये सोडियम प्लस है, सोडियम आयन है। इसका नाम क्या है, सोडियम, इसका नाम है सोडियम आयन। क्या, सोडियम आयन, सोडियम आयन। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, या फिर सीधे सीधे कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की जिसमें कमी हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी आ गई अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। कुल मिला जुला के कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। जैसे देखिएगा, जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन के साथ कराते हैं तो केवल जिंक बनता है। यहाँ पे O है ना, ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड में यहाँ पे O है। अब इसके साथ O है, O यहाँ से हट गया, कार्बन के साथ चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो जब इसके पास O है, अब इसके पास O नहीं है, तो ऑक्सीजन की हो गई कमी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक और रिएक्शन देख लीजिएगा, जैसे लिख देते हैं Na+ सोडियम आयन की क्रिया जब कराएंगे तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तो बना लेगा सोडियम। क्या बना लेगा, सोडियम। देखो सोडियम प्लस में होता है 2 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें प्लस करेंगे तो बना लेगा 11 2 8 1, सोडियम बना लेगा। तो सोडियम प्लस में जब एक इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तो बन जाएगा सोडियम। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा सोडियम आयन, सोडियम आयन। और ये कौन है, सोडियम है, कौन है, सोडियम। इसको नोट कर लीजिए। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होगी। इसको नोट कर लीजिए। रिएक्शन भी देख लीजिएगा, संतुलित है, Zn1 Zn1, ऑक्सीजन 1 1, कार्बन 1 कार्बन 1, संतुलित है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगली हेडिंग आ गई आप लोगों की रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको देख लीजिए क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, जिंक, क्या, जिंक की क्रिया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे देख रहे हो जिंक है, इसके साथ O है, नहीं है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो O की संख्या 4 हो गई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। अब इसका देखोगे आप लोग, कॉपर सल्फेट से बना रहा है कॉपर, तो यहाँ पे देखोगे तो जरा समझिएगा, यहाँ पे O की संख्या 4 है और यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी और वृद्धि, जब ऑक्सीजन की कमी और वृद्धि दोनों साथ साथ हो तो वैसी रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, पूरी रिएक्शन को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। पूरी रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया।
नोट कर लीजिएगा। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा से ही कंफर्म हो रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जिंक 1 है और यहाँ पे इसके साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, ये अकेला तत्व है। अब इसके साथ क्या जुड़ गया? SO4। तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो जब जिंक से जिंक सल्फेट बना रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि। अब कॉपर सल्फेट से कॉपर बना रहा है, यहाँ से O हट जा रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन की कमी। तो जिसमें कमी और वृद्धि दोनों हो, जिसमें कमी और वृद्धि दोनों होगी वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, उसके बाद ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, उसके बाद फिर ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण, अपचयन, और आखिरी आपने क्या पढ़ लिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। इतने अभिक्रियाओं के प्रकार इस लेसन में हैं जो कि मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और एक अच्छा सा फेयर कॉपी बना करके इसको लिख लीजिएगा। अब पार्ट 2 देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ? पार्ट 2। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया था रसायन विज्ञान का, उसमें रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित हेडिंग थी। अब अगली हेडिंग पढ़ी थी, अब इसमें क्या पढ़ी थी? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये उसमें 8-9 प्रकार के जितनी भी अभिक्रियाएं थी मैंने सब लिखवा दिया है। अब 2 और पॉइंट बचा है मेरे बच्चों, इस लेसन में 2 और पॉइंट कौन कौन बचे हैं? पहला बचा है आपका संक्षारण, क्या बचा है? संक्षारण, और लास्ट बचा है इसका उपाय। संक्षारण से बचने के उपाय हैं, इसके बचने के उपाय। और दूसरी हेडिंग आपकी बची है विकृत गंधिता। क्या? विकृत गंधिता। अब इसका पार्ट 3 जब बनाएंगे हम तो पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा संक्षारण और विकृत गंधिता। इसको 3 पार्ट में, पहले लेसन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट उसमें अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण था, उसमें दूसरे पार्ट में अभिक्रिया का प्रकार है, और तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा संक्षारण से बचने के उपाय, संक्षारण क्या होता है, और विकृत गंधिता। 2 छोटी सी पॉइंट बची हुई है तो इसको नोट कर लीजिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब अगले क्लास में आपको मिलते हैं संक्षारण और विकृत गंधिता लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसको नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। इसके देखिए आपका एनसीईआरटी पैटर्न बदल चुका है मेरे बच्चों। एनसीईआरटी पैटर्न में अब 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं वो 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन का भी एनालिसिस करवाऊंगा, उसकी पीडीएफ भी बनाऊंगा और उसको अपलोड भी करूंगा, आप लोगों को मिल जाएगी। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।